हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से मार्गदर्शन आप सभी का करते हैं। इसी क्रम में सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तीसरी यूनिट उसकी चल रही है जिसका 43 लेक्चर ये आपको उपलब्ध हो रहा है। 42 लेक्चर्स में हम लगभग 2.5 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ इस सिलेबस को अच्छे से तैयार करते चल रहे होंगे। कुछ दिन बाद प्रीलिम्स एग्जाम भी आना है, उसके लिए फिर से हमें कमर कसनी है, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा पैटर्न का वो आगे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारा कंटेंट ल्यूसेंट का याद करना है। मैं जल्दी से ही वो सीरीज आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण नेतृत्व क्या होता है, ग्रामीण नेतृत्व, इस पर फोकस करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस में इस टॉपिक पर आते हैं। सिलेबस में जो 73वां संविधान संशोधन और किसान अध्ययन दिया हुआ था उसी के साथ एक टॉपिक है ग्रामीण नेतृत्व। ये ग्रामीण नेतृत्व क्या होता है? देखिए, अगर वास्तविक तौर पर सीधे मैं कहूं तो ये कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। सीधे नेतृत्व वाला जो टॉपिक होता है उसी को घुमा करके ग्रामीण संदर्भ में पूछ लिया गया है कि गांव में नेता कैसे होते हैं, तो थोड़ा बहुत नाम मात्र का अंतर होगा, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन या टेक्नोलॉजी के विकास से जो नेतृत्व देश में है, जो विधानसभा में है या राज्य में है, वही गांव में भी पहुंच गया है। सारी परिस्थितियां सेम होती है या सेम पैटर्न पर सारे नेतृत्व के जो परिस्थितियां हैं, जो सिस्टम है वो काम करता है, इसलिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर यही चीज देश में पूछी जाएगी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र की बात होगी। गांव क्योंकि एक छोटा क्षेत्र है तो वहां जाति या इकोनॉमिक रूप से आर्थिक स्थिति या वृद्धजन इस टाइप की कुछ चीजें प्रभावित करती हैं, तो हम उन्हीं बातों पर फोकस कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए जल्दी से कवर करते हैं। ग्रामीण नेतृत्व कैसे आया? तो कैसे, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हम मुख्य परीक्षा पढ़ रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा में भूमिका बनाना या किसी बात को लिखने की शुरुआत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड की बात जरूर करता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में नवीन जागृति उत्पन्न हुई कि अब हम अपने देश के शासन को चलाएंगे। आजादी के कुछ समय बाद ही ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हो गए। कल हमने देखा था कि 1952 में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शब्द से ही निहित है कि समुदाय के विकास हेतु कार्यक्रम, अर्थात कौन करेगा? खुद ही समुदाय अपने खुद का विकास करे, ऐसा कोई कार्यक्रम लाने की बात की जा रही है, जिससे एक नवीन सिस्टम या नवीन शुरुआत होती है भारत में ग्रामीण नेतृत्व की। और इससे ग्रामीण नेतृत्व अपनी उन्नति के लिए नेतृत्व की भावना उत्पन्न करता है और धीरे धीरे गांव में भी नेताओं का विकास होने लगता है। आज का दौर ऐसा है कि घर घर में नेता है, हर कोई नेता है, लेकिन फिर भी हम जो मूल टॉपिक है उसी की बात करते हैं। शहरों में तो हर आदमी नेता है, खैर गांव में अभी भी ये स्थिति पैदा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी गांव में 150 नेता होते हैं आजकल। चलिए मूल बात पर आते हैं। हम नेतृत्व जो शब्द है इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं और फिर ग्रामीण नेतृत्व की परिभाषा पर आएंगे। मैकाइवर और पेज, जो कि बहुत अच्छे समाजशास्त्री माने गए हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु में बहुत सारी चीजें जोड़ी हैं, ये कहते हैं कि नेतृत्व से हमारा अभिप्राय लोगों को प्रोत्साहित करने अथवा निर्देशित करने की वह क्षमता है जो पद से पृथक व्यक्तिगत गुण से उत्पन्न होती है। मूलतः मैकाइवर और पेज दो ही बातें कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया नेतृत्व से हमारा अभिप्राय लोगों को ऐसे प्रोत्साहित करने या निर्देशित करने से, माने आप कुछ कहें तो वो आपकी बात मानने लग जाए, निर्देशित करने से है, करने की वह क्षमता है जो पद से पृथक, जो किसी पद पे होकर नहीं, जो पद से पृथक व्यक्तिगत गुण से। देखो, पद पे रहकर अगर कोई आदमी कुछ आदेश दे रहा है और उसकी बात कोई मान रहा है तो फिर तो वो अधिकारी हो जाएगा, फिर तो वो नौकरशाह कहलाएगा। तो अगर पद पर रहकर कोई आदमी कुछ आदेश दे और उसकी बात सब लोग माने तो वो नौकरशाह है।
लेकिन अगर वो व्यक्तिगत रूप से कोई आदेश दे और लोग उसकी बात माने तो फिर वह नेता है। ये दोनों की परिभाषा में मेन डिफरेंस समझिएगा। हमारी जो परिभाषा है उसमें ऐसे शब्दों का होना जरूरी है, व्यक्तिगत गुणों के कारण किसी व्यक्ति के आदेशों और निर्देशों का पालन जब जन सामान्य करता है या उसके दिखाए हुए रास्ते पर जब जन सामान्य चलता है तो इसे ही नेतृत्व कहते हैं। बहुत सामान्य सी परिभाषा कही हमने कि जब व्यक्तिगत गुणों के कारण कोई व्यक्ति अन्य लोगों का नेतृत्व या अन्य लोगों को मार्ग दिखाने लगता है तो उसे ही नेतृत्व करना कहते हैं। सीमेन और मॉरिस नाम के जो समाजशास्त्री वो भी एक बहुत छोटी सी बात कहते हैं। वो कहते हैं नेता वह है जो दूसरों को प्रभावित कर ले, पद के कारण नहीं, किसी व्यक्तिगत गुण के कारण। देखो, पद के कारण करेगा तो अधिकारी बन जाएगा, अगर पैसे के कारण करेगा तो जमींदार या पूंजीपति बन जाएगा। तो पद या पैसे के कारण नहीं, अपने गुणों के कारण अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर रहा है तो वह नेतृत्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेपियर नाम के जो समाजशास्त्री है फ्रांसवर्थ के साथ मिलकर एक अच्छी सी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं नेतृत्व एक प्रकार का ऐसा व्यवहार है जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को जितना या अन्य व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। सीधे तौर पर मैं घुमाते हुए नहीं कह दूं, सीधे कह दूं, नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार है। क्या है ये? एक ऐसा व्यवहार है जो अन्य लोगों को प्रभावित करता है। बस इतना, खत्म। नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार है जो अन्य लोगों को प्रभावित करता है, मतलब आप करें और बाकी सब आपका अनुपालन करने लग जाए तो हम कहेंगे नेता। अब आदि काल में जैसे महात्मा बुद्ध आए तो बुद्ध ने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया और सब उस रास्ते पर चलने लग गए, तो इसे कहते हैं नेतृत्व। महात्मा गांधी आए, उन्होंने लोगों को अहिंसा का मार्ग बताया और लोग उस रास्ते पर चलने लगे, तो हम कहेंगे कि गांधी जी एक नेता थे, महात्मा बुद्ध एक नेता थे। वैसे उस जमाने में दार्शनिक प्रवृत्ति चलती थी, लेकिन हम नेता कहेंगे इन्हें, उनकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावित करता है। तो बहुत सामान्य शब्दों में लेपियर कह रहे हैं कि नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार है जिसमें आप लोगों को प्रभावित कर लो तो वही नेता कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ग्रामीण नेतृत्व की हम मूल रूप से यहाँ जो बात करेंगे वो ग्रामीण नेतृत्व के रेफरेंस में करेंगे। ग्रामीण नेतृत्व के रेफरेंस में बात सुनिएगा। गांव में अनुयायियों के अंदर अपने नेता के प्रति समर्पण की भावना स्वाभाविक ही होती है। तो भैया ये सब जगह पाई जाती है। जो नेता होता है उसके अनुयायी जो होते हैं उनमें अपने नेता के प्रति समर्पण का भाव हमेशा पाया जाता है। तो गांव में ये भावना थोड़ी ज्यादा होती है, प्रबल होती है, उनमें जुड़ाव जो है वो बहुत विशेष पाया जाता है। तो गांव में अनुयायियों के अंदर अपने नेता के प्रति समर्पण की भावना स्वाभाविक होती है। ग्रामीण नेतृत्व वंशानुगत एवं परंपरागत होता है। देखो, गांव में जो नेता है ना वो हमेशा वंश से, मतलब जो नेता का बेटा है वो नेता बन जाएगा, फिर उसका बेटा, जैसे अगर गांव में जमींदार नेता है या जो पैसे वाला व्यक्ति वो नेता है तो उसके बेटा फिर नेता बन जाता है। सामान्यतः ये परंपराएं देखने को मिलती हैं। आजकल पूरे भारत में यह व्यवस्था देखने को मिल सकती है क्योंकि हमारे यहाँ वंश परंपरा की राजनीति ज्यादा चलती है। गांधी परिवार राजनीति में है तो कोई सिंधिया परिवार राजनीति में, तो फिर उनके जो वंशज हैं वो नेता बनते रहते हैं। ग्रामीणों पर नेता का प्रभाव अधिक होता है, ना कि नेता पर ग्रामीणों के व्यवहार का। तो सिंपल है भाई, नेता तो जो कि 100 लोगों पे मिल रहा है, 100 लोगों से मिलकर बना हुआ है, तो 100 लोगों का एक पर प्रभाव बहुत कम होगा, जबकि इस एक का 100 लोगों पर प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। ग्रामीण नेता अधिकांशतः उच्च जाति से संबंधित होता है। अब क्योंकि हमारा जो गांव है वो रूढ़िवादी या परंपरागत व्यवस्था का पालन करता है, इसलिए गांव में जाति के जो लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग होंगे, उच्च जाति के जो लोग होंगे, उनका नेतृत्व ज्यादा मान्य होगा या वो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में ज्यादा होंगे, जबकि निम्न जाति के लोग नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कम होंगे। सामान्यतः आप नेता के रूप में पाएंगे कि जो जिस गांव में जिस जनसंख्या की आबादी ज्यादा है उस जनता या उस जाति का व्यक्ति नेता बन जाता है। सामान्यतः या गांव के क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होगी उससे प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी ओर यह भी माना जा सकता है कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो वर्ग जो हैं वो ज्यादा मात्रा में मिलेंगे ग्रामीण नेतृत्वकर्ता के रूप में।
ग्रामीण क्षेत्र में जातीय पंचायत का नेता ही अपनी जाति के विवादों का निपटान करता है, दूसरी जाति का व्यक्ति किसी एक जाति के या अन्य जाति के विवादों का निपटान नहीं करता। आगे, गांव में एक जाति का नेता दूसरी जाति के लोगों का नेतृत्व नहीं करता है, ये उसी की बात है। ग्रामीण नेता सामान्यतः वयोवृद्ध और अनुभवी होता है। देखो, अब जब हम परिवर्तन पढ़ेंगे कि ग्रामीण नेतृत्व में क्या परिवर्तन आ रहा है, तो वहां हम देखेंगे कि आजकल नए लोग भी नेतृत्वकर्ता के रूप में, या यंग जो लड़के हैं, युवा लड़के जो हैं, वो भी गांव में सरपंच या ऐसे पदों पर पद धारण करने लगे हैं। सामान्यतः 10-20 साल पहले तक ऐसा था कि केवल जो बुजुर्ग लोग थे वो ही बुजुर्ग लोग ही गांव के नेता होते थे। अब धीरे धीरे अभी भी अगर हम प्रतिशत आधार पर देखें तो अभी भी गांव में बुजुर्ग लोगों के नेतृत्व का प्रतिशत ज्यादा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो ग्रामीण नेतृत्व में सामाजिक सांस्कृतिक आधारों का महत्व भी होता है। जो व्यक्ति हमेशा से नेता बनते आया है, अगर वो अभी कमजोर भी है तो भी उसे नेता स्वीकार कर लिया जाता है। सांस्कृतिक आधारों का भी महत्व होता है, सामाजिक आधारों का भी महत्व होता है। कुल मिलाकर गांव की जो परंपरा है, गांव में जो नेतृत्व है, वो सामाजिक सांस्कृतिक आधारों से प्रभावित होता है। हमने देखा कि ग्रामीण नेतृत्व की क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का एक नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। ग्रामीण जो नेता होते हैं उनमें कुछ विशिष्ट प्राकृतिक गुण होते हैं। जो नेता होते हैं उनमें कुछ प्रभावी गुण पाए जाते हैं, कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं। तो जो सामान्य गुण है वो हम देखेंगे, पहले विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डालते हैं। ग्रामीण नेतृत्व में अनुयायियों की तुलना में नेता का व्यवहार अनुयायियों को अधिक प्रभावित करता है। गांव में वो व्यक्ति नेता बनता है जो सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को प्रभावित कर लेता है, जबकि वो खुद कम प्रभावित होता है। ग्रामीण नेतृत्व में दो तरफ प्रभाव पड़ता है। देखो, ग्रामीण नेतृत्व का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल नेता ही लोगों को प्रभावित करेगा, लोग भी नेता को प्रभावित करेंगे, नेता भी लोगों को प्रभावित करेगा। ब्राउन नाम के जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सफल नेतृत्व का नियम ही है कि नेता को अपने अनुयायियों के विचारों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से अपना अनुकूलन करना चाहिए। अर्थात नेता को अपने अनुयायियों की सुननी चाहिए, नेता को अपने अनुयायियों के जैसा होना चाहिए, उनको उनकी बात माननी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। ये ब्राउन कह रहे हैं कि भैया ऐसा होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण नेतृत्व की जो विशिष्ट गुण है उसमें कुछ और बातें जोड़ लेते हैं। ग्रामीण नेतृत्व में नेता और अनुयायी दो अभिन्न अंग हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक अंग भी नहीं होगा तो वहां नेतृत्व नहीं हो सकता, वहां नेतृत्व की बात नहीं की जा सकती। अनुयायियों में स्वच्छंदता पूर्वक समर्पण का भाव होता है। जो ग्रामीण नेता के अनुयायी होते हैं वो बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। देखो, शहरों में लोगों को बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है नेता से, लेकिन गांव में जो लोगों के अनुयायी होते हैं, नेता के अनुयायी होते हैं, वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने नेता से। लेपियर नाम के समाजशास्त्री, जिनकी अभी हमने परिभाषा पढ़ी, वो कहते हैं प्रत्येक प्रकार के नेतृत्व का संबंध विशिष्ट परिस्थितियों से होता है। जैसे परिस्थितियों से कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ 2-4 टीचर हैं भारत के जो शिक्षा क्षेत्र में डोमिनेटिंग है, जो शिक्षा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। 2-4 आपने ऐसे साधु संतों का नाम देखा होगा जो सांस्कृतिक क्षेत्र में डोमिनेटिंग है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र में पूरे भारत का जो है मार्गदर्शन करते हैं, उनकी बातें मानी जाती है, उनको सुना जाता है। ऐसे ही हमने अपनी जो कोचिंग संस्थान है उसमें भी देखा कि 2-4 बड़े नेता हमने बना दिए, सो कॉल्ड, जिन्हें हम नेता कहते, वो शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करने लगे हैं। खैर, वो सर्वमान्य नेता है या नहीं इस पर प्रश्न है, लेकिन ठीक है। जो मूलतः हम बात कर रहे हैं लेपियर की, वो कह रहे हैं कि विशिष्ट परिस्थितियां विशिष्ट नेताओं को जन्म देती है। परिस्थितियां नहीं होगी तो नेता जन्म नहीं ले पाएगा। नेता का जन्म परिस्थितियों के कारण होता है, परिस्थितियां नेता को जन्म दे देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेता के सामान्य गुणों पर बात करते हैं। सामान्य गुण और विशिष्ट गुण में क्या अंतर है भैया? सामान्य गुण जो व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं, एक व्यक्ति के अंदर जो दिखाई देगा वो सामान्य गुण, और जो लोगों के संपर्क में आने से उसमें जो दिखाई देगा वो विशिष्ट गुण। देखो, नेता हमेशा उद्दीपक होता है। कैसा होता है? उद्दीपक होता है। अगर शारीरिक गुणों की बात की जाए तो नेता हष्टपुष्ट होता है, स्फूर्ति वाला होता है, अच्छा स्वास्थ्य वाला होता है। भले ही से महात्मा गांधी इसके अपवाद थे ना, तो उनके पास बहुत अच्छा ड्रिल डोल था, शरीर था, ना ही वो बहुत ज्यादा अच्छे स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति या हष्टपुष्ट या एकदम अपॉर्चुनिटी वाले व्यक्ति रहे, नहीं। लेकिन फिर भी वो नेता बने, वो इसके अपवाद हो सकते हैं।
उद्दीपक का गुण, लेकिन गांधी जी में ये उद्दीपक का गुण भर भर के भरा हुआ था। जब भी वो कोई बात बोलते, सभा में कुछ बोलते, तो लोग बहुत उन्हें गौर से सुनते थे। आत्मविश्वास, भाई आदमी को खुद पे ही विश्वास नहीं होगा तो लोगों को कैसे रास्ता दिखाएगा। तो जैसे रास्ता दिखाने के लिए आत्मविश्वास या लोगों का नेतृत्व करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। मिलनसार या सामाजिकता का गुण होना जरूरी है। संकल्प शक्ति, जैसे कि मैं ये काम कर लूं तो करूंगा ही करूंगा, करवा के ही रहूंगा, ऐसा भी गुण उसमें होना चाहिए। आगे बुद्धिमान होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, कल्पना शक्ति उसमें होनी चाहिए, अंतर्दृष्टि होना चाहिए, परिवर्तनशीलता का भाव होना चाहिए, उद्दीपकता हमने बात कर ही ली है। तो ऐसे अनेक गुण होते हैं जो हर नेता में पाए जाते हैं, जो सामान्य गुणों के नाम से जाने जाएंगे। देखो, जो हर नेता में होने चाहिए, जो सभी हर नेता में जरूरी है, अगर ये नहीं है तो वो नेता नहीं होगा। तो ये गुणों को हम सामान्य गुण कहेंगे। फिर जनता के संपर्क में आने से, विशेष परिस्थितियों से जो जन्म लेते हैं, उन्हें हम विशिष्ट गुण कहेंगे। तो अगर एग्जामिनर आपसे किसी नेता के ग्रामीण नेतृत्व के गुण पूछता है तो पहले सामान्य गुण बताएंगे और फिर विशिष्ट गुणों में से 2-3-4 बातें आप अच्छे से वहां एक्सप्लेन करेंगे। इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें भैया। 3 गुण हमने यहां बात की, 4-5 गुण यहां बातें की और फिर सामान्य गुणों पर बात की। और सामान्य गुण आप किसी भी अपने आसपास के नेता को एक एग्जाम्पल मान ले और उसको देखें, देखिए उसके फेस पर हमेशा स्माइल होगी, आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, हमेशा नेता काम करते रहेगा, परिश्रमी होगा और उसके साथ में उसमें बुद्धिमानी भी होगी, संकल्प शक्ति होगी, कल्पना शक्ति होगी, अंतर्दृष्टि होगी। आगे की देखकर वो, आगे की स्थितियों को देखकर वो निर्णय लेगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण नेतृत्व के लोग जो है, वो ग्रामीण नेतृत्व के जो नेता है वो क्या काम करते हैं, काम क्या करते हैं? तो गांव में भी नेता वही काम करते हैं जो देश का नेता काम करता है। बहुत मूलभूत अंतर नहीं है इनमें, बहुत ज्यादा बेसिक अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम इन्हें कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से याद कर लेते हैं। सबसे पहला, नेता क्या काम करता है? मैनेजमेंट का काम करता है, प्रबंधन का काम करता है, प्रबंधनकारी भूमिका निभाता है। जैसे एक गांव है और उसमें 4 जो है वो क्षत्रिय हैं, 3 ब्राह्मण हैं, 2 वैश्य हैं, 5-7 शूद्र हैं और कुछ अन्य जाति के लोग भी हो सकते हैं। तो इन सब लोगों के बीच में चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है? प्रबंधनकारी गुण होता है या प्रबंधनकारी कार्यों को करता है नेता। योजना बनाने, भाई गांव में कुछ भी करना है, जैसे मान लो वृक्षारोपण करना है, मान लो कोई मेला लगाना है, कोई साफ सफाई का काम करना है, तो उसकी योजना बनाने का काम भी, या योजना बनाने में नेतृत्व करने का काम कौन करेगा? नेता करेगा, गांव का नेता। नीति का निर्धारण, नहीं भाई योजना बनाने को हम नीति निर्धारण भी कह सकते हैं। नीति के क्रियान्वयन में जो समस्या आती है उसे भी नेता ही सॉल्व करेगा। विशेषज्ञ के रूप में काम करने का काम भी नेता करेगा। समूह का प्रतिनिधित्व करता है वह, कैसे क्या करता है? समूह का प्रतिनिधित्व। इस पॉइंट को समझे। नेता जो होता है, अगर उसने कुछ एक बात बोल दी तो मान लिया जाएगा कि 50 लोग उसके पास खड़े हैं, वो जो बोल रहा है वो 50 लोग मानते हैं या 50 लोग उसी के मत को अपना मत मान लेते हैं। इसे कहते हैं सामूहिक नेतृत्व। तो सामूहिक नेतृत्व जो है उसका प्रतिनिधित्व भी करता है। आंतरिक संबंधों का नियंत्रण भी करता है। गांव में बहुत प्रकार के लड़ाई झगड़े भी पाए जाते हैं, आंतरिक तौर पर आंतरिक कलह पाई जाती है, लेकिन फिर भी नेता उन सबके बीच में संबंध बनाकर उनके बीच की मध्यस्थता करते हुए एक मध्यम मार्ग निकाल लेता है। तो ये आंतरिक संबंधों पर वो नियंत्रण रख लेता है। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था वैसे समाज करती है, लेकिन नेता भी उसमें मूल रोल मॉडल निभाता है। आगे बढ़ते हैं। पंच और मध्यस्थों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। लोगों के सामने एक आदर्श प्रेजेंट करता है, एक आदर्श स्वरूप प्रेजेंट करता है कि इंसान को ऐसा होना चाहिए, काम ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से वो प्रेजेंट करता है। समूह का प्रतीक होता है, वह समूह का प्रदर्शन करने वाला काम करता है। तो बहुत सारे काम हैं जो नेता करता है। देखिए, ये सब काम रटने मत लग जाना, मैं आप सब लोगों से विशेष निवेदन कर रहा हूं कि ये जो ग्रामीण नेतृत्व वाला टॉपिक है, इसमें कोई बहुत विशेष बातें हम पढ़ा नहीं देंगे या हमें बहुत विशेष बातें पढ़नी नहीं है। हाँ, 2-3 परिभाषाएं अभी जो हमने बात की, लेपियर की परिभाषा, मैकाइवर पेज की परिभाषा, सोरिस मोरेन की परिभाषा, तो ये जो 4-5 परिभाषाएं हैं, 2-4, इन बातों को केवल रट लीजिए और बाकी आप अपने गांव के, अपने शहर के किसी एक नेता को इमेजिन करते हुए बाकी सब चीजों को कनेक्टिंग प्रोसेस से, किससे? कनेक्टिंग प्रोसेस से जोड़ लीजिए। अगर आप गांव में भी किसी नेता को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, शहर में किसी नेता को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने कॉलेज में किसी नेता को इमेजिन कर लीजिए। कॉलेज में भी हर एक क्लास में एक नेता होता है।
हर एक कॉलेज का एक नेता होता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के एक नेता को इमेजिन करते हुए बाकी सब बातों को उससे जोड़ लीजिए ताकि आपकी चीजें रटना ना पड़े, याद हो जाए। और आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण नेतृत्व के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो वैसे ग्रामीण नेतृत्व के प्रकार सोशियोलॉजी की मूल भावना नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। दो प्रकार के नेता होते हैं, एक औपचारिक नेता होते हैं और एक अनौपचारिक नेता होते हैं। गांव के जो नेता हैं उन्हें सोशियोलॉजी में दो भागों में बांटा जा सकता है। एक गांव के औपचारिक नेता, औपचारिक नेता कौन से होते हैं, इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो जब कोई व्यक्ति या किसी नेता की नियुक्ति सरकार कर दे और वो सरकार के आदेशों के रूप में, अधिकारी के रूप में गांव का नेतृत्व करने लगे, जैसे पटवारी हुआ, जैसे गांव में मंत्री जी की नियुक्ति जो है वो की जाती है। गांव मंत्री जो होता है ना, जो गांव में छोटे छोटे काम, सचिव जिसे हम कह सकते हैं, तो गांव का सचिव हुआ, सचिव वो पंचायत वाला सचिव हो गया। तो ये सचिव, पटवारी, मंत्री, ये जो लोग होते हैं, ये सब लोग सरकारी नेता के रूप में काम करते हैं, जिन्हें हम औपचारिक नेता कहते हैं। वो सब दूसरी और अगर हम बात करें तो ये सरकारी दृष्टि से जो नेता हुए होते हैं, उनके साथ में कुछ और सामाजिक नियमों के अनुसार नेता बन जाते हैं। कुछ लोग विशेष रूप से नेता बन जाते हैं, जिसमें सरपंच आ सकता है, सरपंच आ जाएगा, साहूकार आ जाएगा, चौधरी आ जाएगा, साहूकार आ जाएगा, चौधरी आ जाएगा, पटेल आ जाएगा। ये सब लोग जो हैं वो भी लोगों गांव का नेतृत्व करते हैं, लेकिन ये अनौपचारिक नेता कहलाते हैं। तो देखो, सीधी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, औपचारिक नेता और अनौपचारिक नेता दो प्रकार के नेता होते हैं गांव में। औपचारिक नेता किसे कहेंगे, वे नेता जो सरकार द्वारा ग्रामीणों के नेतृत्व के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वे सरकारी नेता या औपचारिक नेता कहलाते हैं। लेकिन वे नेता जो गांव के लोगों द्वारा अपना नेतृत्व करने के लिए खुद बना दिए जाते हैं, चुन करके बना दिए जाते हैं, या बिना चुने भी वे नेतृत्व करने लगते हैं, तो ऐसे नेताओं को हम कहते हैं अनौपचारिक नेता। अनौपचारिक नेता में पटेल, चौधरी, साहूकार, सरपंच, ये सब लोग आते हैं। अब लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। वो वेब सीरीज बहुत फेमस रही, कौन सी, पंचायत। इसमें हमने देखा कि सचिव भी बहुत अच्छा रोल निभाता है और सरपंच जी भी जो है वो बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। ये दोनों उदाहरण है औपचारिक और अनौपचारिक नेता के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण नेतृत्व को अन्य विद्वान जो कि सोशियोलॉजिस्ट के नहीं है, वो दो प्रकार से और बांटते हैं, प्राथमिक नेता और माध्यमिक नेता। प्राथमिक नेता और माध्यमिक नेता एक अलग प्रकार का वर्गीकरण है जो नेताओं को दो भागों में बांटता है। प्राथमिक नेता क्या कहते हैं, समूह इनसे पूर्णतः प्रभावित होता है। प्राथमिक नेता अधिकांश उच्च परिवार के होते हैं। ये दो बातें याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि गांव के कुछ लोग ऊंचे परिवार के लोगों को या जो धनिक लोग होते हैं उनको अपना नेता अपने आप मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक नेता। लेकिन प्राथमिक नेता के संपर्क में आने से कुछ और लोग नेता के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो देखिए, जो जन्मजात नेता हैं या जो अपने गुणों के कारण नहीं जबकि अपनी पृष्ठभूमि के कारण नेता बन गए हैं, वे कहलाते हैं प्राथमिक नेता। ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार के नेता होते हैं, प्राथमिक नेता और माध्यमिक नेता। तो जो व्यक्ति पैसे के दम पर, सामाजिक स्थिति के दम पर, अपने परिवार के दम पर नेता बन जाता है, वो कहलाता है प्राथमिक नेता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत से अपने गुणों के कारण, अपने नेतृत्व के गुणों के कारण नेता बनता है, वो माध्यमिक नेता कहलाता है। तो प्राथमिक नेता में सरपंच, पुरोहित आदि आते हैं, जबकि यहाँ के जो नेता होते हैं उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो गांव का अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग परिस्थितियों में नेतृत्व करते हैं। पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में ग्रामीण नेतृत्व में के परंपरागत आधार, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई प्रश्न आ सकता है तो यही है, ग्रामीण नेतृत्व के परंपरागत आधार अर्थात क्या हुआ। इस प्रश्न का अर्थ तो पहले समझ लो, फिर उत्तर की बात करेंगे। ये प्रश्न है कि आज तक इतिहास में, इतिहास से लेकर आज तक गांव में जो नेता होते थे, वे किन आधारों पर, किस आधार पर चुने जाते थे या किस आधार पर वो नेता बनते थे, इसको बताइए। तो उसे कहेंगे हम ग्रामीण नेतृत्व के परंपरागत आधार। तो ग्रामीण नेतृत्व के परंपरागत आधार को हमने समझा, भारतीय समाज परंपरागत रहा है,
अतः यहाँ पर नेताओं का स्थान भी परंपरा और रूढ़ियों के आधार पर निश्चित होता है। कुछ चीजें हैं जो नेताओं को नेता बना देती थी पहले, अब आजकल तो ऐसा होता नहीं है, तो वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आजकल पहले क्या आता था, जातिगत स्तरीकरण के आधार पर जो सबसे ऊंची जाति के लोग होते थे वो नेता बन जाते थे। परिवार का बड़ा आकार, जिस भी व्यक्ति के परिवार का आकार गांव में सबसे बड़ा होता था उसके पास ज्यादा लोगों का समर्थन होता था, इसलिए वो नेता बन जाता था। जिस गांव में अगर कोई एक आदमी पढ़ लिख लेता था, शिक्षित हो जाता था, तो वो शिक्षित आदमी फिर गांव का नेता हो जाता था। प्रशासनिक कर्मचारियों से संपर्क, गांव में अभी 5, 10, 15, 20 साल पहले तक ऐसा होता आया कि ऐसा आदमी जिसकी बहुत सारे सरकारी लोगों से, बहुत सारे अधिकारियों कर्मचारियों से पहचान है, वो गांव का नेता कहलाता था। ऐसे ही जो आदमी कोर्ट कचहरी के ज्ञान को रखता था, कोर्ट कचहरी के ज्ञान से जुड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी में सब कुछ रहता था, वो आदमी नेता बन जाता था। ऐसे ही जिस व्यक्ति में बहुमुखी व्यक्तित्व होता था, जो बहुत सारे काम कर लेता था, वो खेती कर ले, वो मंदिर निर्माण में काम बहुत अच्छा काम दिखा दे, जो बहुत वेराइटीज के काम कर लेता था, वो आदमी नेता बन जाता था। और लास्ट जो है वो आर्थिक स्थिति, क्योंकि गांव में गरीबी का बोलबाला है, गरीबी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए वहां जो आदमी सबसे अमीर होता था वो सामान्यतः नेता स्वीकार कर लिया जाता था। तो ये वो परंपरागत बातें हैं जो हमेशा से गांव में लोगों का नेतृत्व करते आई हैं, जो गांव में नेता को नेता बनाते आई है। लेकिन अब वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं। अब ऐसा नहीं होता कि जो पैसे वाला होगा वही नेता बनेगा, जो विशेष जाति का होगा वही नेता बनेगा। अब ये सिस्टम खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? ग्रामीण नेतृत्व के बदलते हुए प्रतिमान। कौन कौन सी चीजें हैं, प्रतिमान हैं जो वर्तमान में ग्रामीण नेतृत्व के बदल रहे हैं। देखो, पहले जो नेता होते थे उसमें वृद्ध जनों का स्थान, वृद्ध जन महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। लेकिन अब क्या नया सिनेरियो आ गया जिसमें युवाओं को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। पहले जो विशेष लोग होते थे, विशेष जाति का, विशेष धर्म का विशेषीकरण होता था, उनमें विशेषताएं उसमें बहुत होती थी, तो उसे नेता बनाया जाता था। अब उसका जो है उसका स्थान नेतृत्व का, अगर कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो ही उसे नेता स्वीकार किया जाता था। पहले के जो नेता थे वो उच्च वर्ग से आते थे, या पहले हमेशा से उच्च वर्ग के लोगों को ही नेता बनाया जाता था। अब धीरे धीरे उसका स्थान गांव में मध्यम वर्ग लेने लगा है, तो अब आजकल जो नेता बनाए जाते हैं वो मध्यम वर्ग के ज्यादा होते हैं। शिक्षा का महत्व, पहले शिक्षा का महत्व न्यून था, शून्य था। बहुत सारे लोग अगर गांव में पढ़े लिखे थे तो फिर पढ़े लिखा नेता होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। आज भी ऐसा है, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षित युवाओं को नेतृत्व मिलने लगा है। वंशानुगत नेता के स्थान पर निर्वाचित नेता का महत्व हो गया है। पहले क्या होता था, जो आदमी जिस बड़े आदमी का बेटा है उसी के नेता स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अब निर्वाचित नेता स्वीकार किया जाता है। सामूहिक नेतृत्व का विकास होने लगा है। अब धीरे धीरे तो स्थितियां ये आ गई है, कोई एक नेता नहीं होता है, वो 5-7 लोग, बहुत अच्छे जो लोग होते हैं जो गांव का पूरा नेतृत्व कर लेते हैं, वो अपने में से समय समय पर किसी एक को नेता बना देते हैं। अर्थात क्या हो रहा है, धीरे धीरे सामूहिक नेतृत्व की स्थितियां जन्म लेने लगी हैं। नेतृत्व अब राजनीति से जुड़ने लगा है। पहले जो नेता होता था वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं रखता था, वो अपने केवल गांव के विकास के लिए, गांव में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, गांव के प्रबंधन के लिए नेता बनता था। लेकिन अब जो राजनीति में जाता है वही गांव का भी नेता बन जाता है। भूस्वामित्व और परिवार और जाति का प्रभाव का ह्रास हो रहा है। धीरे धीरे जाति का महत्व खत्म हो गया, भूस्वामी जो लोग होते थे उनका महत्व भी खत्म हो गया। पहले ऐसा होता था कि गांव में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन वो उस गांव का नेता हो जाएगा या उस गांव का प्रमुख आदमी हो जाएगा। अब वर्तमान में ऐसा सिस्टम नहीं रह गया है। तो हमने ये पढ़ा कि ग्रामीण नेतृत्व के क्या बदलते हुए प्रतिमान हैं, कौन कौन से प्रतिमान जो हैं वो नए आ गए हैं ग्रामीण नेतृत्व के। आप याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न, ये वाला जो पॉइंट था ग्रामीण नेतृत्व के परंपरागत आधार, ये और ये वर्तमान अभी जो हमने पढ़ा बदलते हुए प्रतिमान, ये दोनों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस टॉपिक में अगर कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है, विषय है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये दोनों प्रश्न हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ग्रामीण नेतृत्व को सफल बनाने के सुझाव दीजिए। सामान्यतः मेरा प्रयास होता है कि सुझाव आप लोग दें। देखो, सुझाव में सबसे पहले आप याद रखिएगा तकनीकी का
इंपॉर्टेंस दें। नेतृत्व की बात हो रही है तो ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार हो, जिसकी कार्यशैली पारदर्शी हो, ईमानदार हो, जिसमें समाज को साथ में लेकर चलने का भाव हो या भावनात्मक व्यक्ति हो, उसे नेतृत्व मिलना चाहिए। ऐसे कुछ सुझाव हमें देना है। मैं चाहूंगा कि ये सुझाव आप अपनी तरफ से दें, आप अपनी तरफ से कुछ सोचें कि गांव का नेता बेस्ट से बेस्ट नेता कैसा हो सकता है। तो पहले शिक्षा हो, जागरूकता हो, ऐसे पॉइंट्स को आप उपयोग करते हुए ग्रामीण नेतृत्व को सफल बनाने के लिए सुझाव देंगे। तो ये आपको खुद को करना होगा। मैं कुछ प्रश्न बता देता हूं, 2 नंबर में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्रामीण नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में हो सकता है। ग्रामीण नेतृत्व की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर में हो सकता है। 7 नंबर में क्या हो सकता है, ग्रामीण नेतृत्व की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण नेतृत्व में के सामान्य गुण बताइए। ग्रामीण नेतृत्व के कार्य बताइए। ग्रामीण नेतृत्व के प्रकार बताइए। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते हुए प्रतिमानों पर प्रकाश डालिए कि अब कौन कौन से आधार हैं। इस प्रश्न का अर्थ मतलब समझ लीजिए, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते हुए प्रतिमान मतलब अब कोई भी व्यक्ति नेता बन रहा है तो किन आधारों पर नेता बन रहा है, उन आधारों का वर्णन कीजिए, ये पूछा जा रहा है। ऐसे ही 10 नंबर में क्या पूछा जा सकता है, ग्रामीण नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण नेतृत्व के सामान्य गुण बताइए। ग्रामीण नेतृत्व की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ग्रामीण नेता के कार्य बताइए। ग्रामीण नेतृत्व के परंपरागत प्रतिमान बताइए। ग्रामीण नेतृत्व के परंपरागत और नवीन प्रतिमानों में अंतर बताइए। ग्रामीण नेतृत्व को सफल बनाने के लिए सुझाव दीजिए। कुछ बहुत सामान्य से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सामान्य और बहुत ही सरल सा टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत ज्यादा भागम दौड़ी नहीं करनी है कुछ भी, लेकिन जितना ज्यादा करंट अफेयर्स से आप अपडेट कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। तो कोशिश करनी कि जो कंटेंट है वो यही रहे, लेकिन आप हर एक पॉइंट में अपनी तरफ से कुछ उदाहरण दे सकें। उदाहरण हमें जरूर ऐड करने हैं। जितने ज्यादा उदाहरण आप अपनी तरफ से ऐड कर पाएंगे जो कि करंट की चीजों से जुड़े हुए हो, तो आप उतना अच्छा आंसर इस टॉपिक में लिख सकते हैं। ग्रामीण नेतृत्व वाला टॉपिक कोई बहुत विशेष टॉपिक नहीं है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको कुछ मार्गदर्शन करना ही था इस टॉपिक पे भी, मैं टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बहुत सामान्य शब्दों में इसे समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके आप सब लोग जरूर बताएंगे कि कैसा लगा। आगे हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर भी आप अपने विचार व्यक्त करते रहिए कमेंट में। अपने जो भी सुझाव है वो भी आप कमेंट में मुझे बताते रहिए। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।